वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2025 में मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ओडियन गम। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। कुछ इलाके में कुछ लोग करियनकुट्टी नाम के एक देवता की पूजा करते रहते हैं और उसी तरह से दूसरे इलाकों में इस देवता का नाम होता है कल्लाड़ी मुत्तप्पन। एक जादूगर ने इस करियनकुट्टी की पूजा करके उसको प्रसन्न करके कुछ शक्तियाँ हासिल की। तकरीबन 64 तरह के जादू आया करते थे उस जादूगर को। उसी में से एक जादू का नाम होता है ओडी विद्या। वो जादूगर उस विद्या की मदद से लोगों की मदद करने लगा, क्योंकि उस टाइम काफी सारे जमींदार आम लोगों पर जुल्म उठाया करते थे, उनके बलि दिया करते थे, बेवजह मारा पीटा करते थे। तो उस ओडी विद्या की मदद से ऐसे जमींदारों को सबक सिखाया करता था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे ये ओडी विद्या कुछ और लोगों में फैलने लगी, मतलब कुछ और लोग जानने लगे, उसके खानदान वाले। उसके बहुत सालों के बाद कुछ जमींदारों को भी इसी ओडी विद्या के बारे में पता लगने लगा, लेकिन वो जमींदार उन जादूगरों की मदद से अपने काम लेने लगे। आजकल के जमाने में जो भी बंदा इस ओडी विद्या के बारे में सुनता है उसको एक मिथी लगता है, एक कहानी जैसा। और इसी ओडी विद्या के बारे में है ये कहानी, ये फिल्म। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर केरला के एक बहुत ही खूबसूरत गांव को दिखाया जाता है। इसी गांव में वेलू नाम का एक बंदा गांव के कुछ लड़का लड़कियों को कलरी सिखाते रहता है। इसी वेलू के पास जमींदार का बेटा अभी भी आता है। देवी नाम की एक लड़की इस अभी से बहुत प्यार करती रहती है और उसी तरह से अभी भी। ये देवी और कोई नहीं, उसी वेलू की बेटी होती है। उसी कलरी को सीखने के लिए सुनील नाम का एक लड़का भी आता है। बात यह है कि ये सुनील देवी से बहुत प्यार करते रहता है, मतलब वन साइड लव, लेकिन देवी इसको देखती तक नहीं, अभी से बहुत जेलस होता है। उसी वक्त सुनील का फादर वासु यहाँ पर आता है। इस नजारे को देखकर कहने लगता है, अरे वाह, मास्टर जी की बिटिया और जमींदार का बेटा गुलछरे उड़ा रहे हैं, और वैसे भी तुम यहाँ पर खड़े कर उन दोनों को क्यों ताड़ रहे हो? वो जमींदार का बेटा है, उल्टे पुल्टे काम मत करो और उसी तरह से ये बात किसी को भी मत बताना, जाओ यहाँ से। इस तरह से वासु अपने बेटे को यहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर के बाद वो जमींदार वेलू को अपने पास बुलाता है। वेलू यहाँ पर आकर थोड़ी सी दूरी पर खड़ेता है। जमींदार कहने लगता है, अरे वेलू, इतनी दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा करीब आओ, जमाना बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ। तुमको यहाँ पर बुलाने की एक ठोस वजह है। कुछ दिनों से मेरे बागीचे से कुछ नारियल चोरी हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि चोर कब आ रहे हैं और चोरी करके जा रहे हैं। एक बार हमारे वासु ने भी बागीचे में जाकर पहरेदारी किया था, लेकिन उसको कुछ भी नजर ही नहीं आया। मुझे लगता है कि वो चोर ओडी विद्या की मदद से नारियल चोरी कर रहे हैं। सो वेलू, तुम हमारी मदद करो। वेलू कहने लगता है कि जमींदार जी, मैं उस ओडी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बात यह है कि इस वेलू के पूर्वजों ने ही वो ओडी विद्या किया करते थे। सो जमींदार कहने लगता है कि उसी ओडी विद्या की मदद से तुम उन चोरों को पकड़ो। लेकिन वेलू को तो इस ओडी विद्या के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कहने लगता है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अब जमींदार इससे मदद मांग रहा है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो सेम उसी रात कुछ चोर जमींदार के बागीचे में आकर नारियल चुनाने लगते हैं। अब उसी बागीचे में वो वेलू पहरेदारी कर रहा होता है। इसको तो कलरी जबरदस्त तरीके से आती है। सो वो चोरों से जबरदस्त तरीके से फाइट करके सारे चोरों को पकड़ ही लेता है। सुबह होने के बाद वो जमींदार इन चोरों के पास आकर बहुत डांटने लगता है। वो चोर जमींदार को एक सच बात बताने लगते हैं कि चोरी करवाने वाला और कोई नहीं, जमींदार का ही भाई होता है। यह सुनने के बाद जमींदार के तो होश ही उड़ जाते हैं कि साले जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अब सारे गांव में यही बात फैलने लगती है कि घर में ही चोर निकला। मतलब उस जमींदार के भाई के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ अभी और देवी हर रोज एक वाटरफॉल के पास मुलाकात करते हैं और उसी तरह से ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इन दोनों की फैमिली वाले इन दोनों की रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो एक जमींदार का बेटा है और देवी एक नीची जाति की लड़की। देवी कहने लगती है कि अगर हमारे बारे में मेरे पिताजी को पता चलेगी तो वो मुझे मार ही देंगे, या तो फिर तुम्हारे पिताजी मुझे मार देंगे। अभी कहने लगता है, अरे मारने की बातें क्यों करती हो, हम दोनों ने प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं है, प्यार किया है तो साथ में जिएंगे, अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम दोनों इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी तरफ जमींदार का भाई वासु के पास आकर कहने लगता है कि उस वेलू ने मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, उस वेलू को मरना होगा। वासु, आज अमावस्या है ना, वो वेलू करियनकुट्टी के देवता के पास जाकर पूजा करेगा, उस वक्त तुम उसको मार दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन वेलू को मारने से वासु टोटली मना करने लगता है कि जमींदार साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। खैर उसी रात वो वेलू करियनकुट्टी के देवता के पास आता है। मतलब इनकी ही खानदान वाले उस देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं, और वो भी हर अमावस्या की रात। सो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पूजा करने के लिए वेलू उस देवता के पास आता है। तभी उसी जगह पर जमींदार का भाई दो आदमियों के साथ यहाँ पर आता है।
इस वेलू को मारने के लिए अपने आदमियों से कहने लगता है कि लगता है वो वेलू पूजा में बिजी है, यही सही मौका है उसको मारने के लिए। इस तरह से जब ये तीनों उसके पास जाने वाले होते हैं, जा ही नहीं पाते। तेज हवाएं चलने लगती हैं, कुछ अजीब सी आवाजें भी। फिर भी जब ये तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो उसी जगह पर एक सफेद गाय आकर इन तीनों पर हमला करने लगती है और शायद उन तीनों को मार भी देती है वो गाय। एक्चुअली ये गाय उसी देवता की होती है, करियनकुट्टी। वेलू को बचाने के लिए ही ये गाय यहाँ पर आई होती है। वेलू जिस मूर्ति की पूजा कर रहा होता है उस मूर्ति की एक सेपरेट कहानी है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है काफी साल पहले, जहाँ पर माया नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक दिन माया और कुछ बंदे बस ऐसे ही कुश्ती कर रहे होते हैं। इस गेम में फाइनली जब माया हारने ही वाला होता है, उसी वक्त माया पुन्नी नाम की एक लड़की को देखता है। अब पुन्नी के सामने ना हरे, इसीलिए माया इस गेम को जीत ही जाता है। मतलब यहाँ पर माया पुन्नी से बहुत प्यार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद माया और उसके फ्रेंड से यही बात पूछने लगते हैं, अरे माया तुम तो हारने वाले थे, कैसे जीत गए? माया कहने लगता है कि रास्ते से पुन्नी जा रही थी, मैं उसके सामने कैसे हार जाता। उसके फ्रेंड कहने लगते हैं, अरे वो पुन्नी तो तुमको देखती तक नहीं। माया कहने लगता है, आज नहीं देखेगी तो कभी ना कभी तो देखेगी। सच में यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी देर के बाद माया वापस अपने घर पर आता है। इसका फादर माया से कहने लगता है कि आज ज्योति नजर आने वाली है, फटाफट से रेडी हो जाओ। इस तरफ पुन्नी की एक छोटी बहन होती है। फिलहाल इसको मेंसेस आने पर वो पूजा पर नहीं आने वाली होती। कहने लगती है कि दीदी तुम जाओ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। और वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है। इस तरह से पुन्नी और उसका मामा किसी जगह पर आते हैं। यहाँ पर काफी सारे गांव वाले भी होते हैं। हर साल पहाड़ के उस तरफ इन गांव वालों को एक ज्योति, एक रोशनी नजर आती रहती है। इनका यही मानना होता है कि देवी माँ इनको दर्शन दे रही है, वही देवी माँ इनकी गांव की रक्षा कर रही है। और जिस दिन इन गांव वालों को वो ज्योति नजर आती है, ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये रिचुअल भी काफी सालों से चलता आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद इन गांव वालों को उस पहाड़ी के पास वो ज्योति नजर आने पर ये गांव वाले बहुत खुश होने लगते हैं। अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं करने लगते हैं कि देवी माँ हमेशा हमारे गाँव की रक्षा करते रहो। पूजा खत्म होने के बाद जब पुन्नी वापस अपने घर पर आती है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी बहन मरी पड़ी होती है, खून में लथपथ। पुन्नी को ये बात भी पता चलती है कि किसी ने इसके साथ अत्याचार किया, बाद में इसको मार दिया। पुन्नी को वहाँ पर एक सोने की अंगूठी नजर आती है। समझ जाती है कि ये काम किसी जमींदार के खानदान वाले का ही है। उसके बाद पुन्नी यही बात सोचने लगती है कि मैं उस बंदे को कैसे फाइंड आउट करूं जिसने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया। उसके बाद एक रात एक जमींदार को दिखाया जाता है जो बहुत दारू पी रहा होता है। उसी के पास एक बंदा भी काम करते रहता है। वो जमींदार उस काम वाले बंदे से कहने लगता है, अरे यार क्या लड़की को तुमने मुझे दिया, मैं तो बहुत खुश हुआ उस लड़की से। वो बंदा कहने लगता है कि जमींदार जी इसी बात पर मेरे नाम पर थोड़ी सी जमीन कर दीजिए। जमींदार कहने लगता है, अरे यार मैं दे दूंगा जमीन, और फिलहाल अब जाकर मुझे और थोड़ी दारू लेकर आ जाओ। मतलब इसी जमींदार ने पुन्नी के बहन के साथ अत्याचार किया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। और उसी वक्त पुन्नी उसी रास्ते से गुजरते हुए उस जमींदार की बातें सुन लेती है, सारी बात समझ जाती है। उस जमींदार की कुटिया को आग लगाकर उस जमींदार को मार देती है। थोड़ी देर के बाद वो काम वाला बंदा दारू लेकर जब इस कुटिया के पास आता है, वो कुटिया तो जल चुकी होती है। सारे लोगों को बुलाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन नो यूज, जलकर मर चुका होता है वो। जब पुन्नी वापस अपने गाँव पर भाग रही होती है, उसी वक्त माया पुन्नी को देखकर इसके हाथ में जो मशाल होती है उस आग को बुझाकर उसको वहाँ से ले जाता है। मतलब अगर किसी ने पुन्नी को देख लेंगे तो इसको भी मार देंगे। इस तरह से माया उस पुन्नी की जान को बचा लेता है। खैर दूसरे दिन उस जमींदार का बेटा इस गांव पर आकर इन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि बताओ किसने मेरे पिताजी को जलाकर मार दिया। इतना मार खाने के बावजूद भी पुन्नी सच नहीं बोलती। एक्चुअली गांव में थोड़ा सा गलत काम होता तो जमींदार के लोग इन्हें आम लोगों को बहुत मारते पीटते रहते हैं। खैर उसी रात माया पुन्नी के घर के पास आता है। कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुमने सच नहीं कहा, हम जो भी काम करते हैं वैसे भी वो लोग हमें ही मारते पीटते रहे, तो ऐसे में तुमने सच ना बोलकर अच्छा किया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। खैर सुबह होने के बाद माया का फादर पुन्नी के मामा के पास आकर शादी की बात करने लगता है। पुन्नी के मामा को और उसी तरह से पुन्नी को ये रिश्ता पसंद होता है। इस तरह से माया और पुन्नी की शादी भी हो जाती है। ये दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद पुन्नी प्रेग्नेंट होती है। एक दिन माया आजुल की तरह खेती बाड़ी के काम पर जाता है। काम खत्म करने के बाद माया के फ्रेंड्स माया को बधाई देने लगते हैं कि अब तो तुम बाप बनने वाले हो, जरूर लड़का ही होगा। एक और बंदा कहने लगता है नहीं लड़की होगी। माया कहने लगता है अरे लड़का हो या लड़की
भगवान की देन है। जब माया और उसके फ्रेंड से वापस अपने घर पर आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जमींदार के लोगों ने माया की बीवी पुन्नी को मार चुके होते हैं। ये प्रेग्नेंट है ये भी नहीं सोचा, बहुत ही बेरहमी से मार चुके होते हैं। ये देखकर माया बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद माया अपने ही हाथों से खबर खोदने लगता है, अपने ही हाथों से दफनाने भी लगता है। एक और दिन वो जमींदार के लोग इनके गांव पर आकर बुजुर्ग लोगों को टॉर्चर करके मार देते हैं। इनमें से माया का फादर और पुन्नी का मावा भी होता है, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग उस जमींदार के खिलाफ गए थे उसके टॉर्चर को ना सहते हुए। जब तक माया यहाँ पर आता सारे लोग मर चुके होते हैं। अब बेचारा माया अनाथ हो चुका होता है, यहाँ पर इसका कोई अपना ही नहीं होता। अब इस बस्ती पर ना रहते हुए माया कहीं दूर चला जाता है। माया बहुत सोचने लगता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, इस जुल्म को मैं कैसे रोकूं। दिन ब दिन इन जमींदारों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। तभी माया को एक जबरदस्त आइडिया आता है। माया एक मिट्टी से एक मूर्ति बनाने लगता है और इस मूर्ति को किसी जगह पर रखकर पूजने लगता है। कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं, लेकिन अब तुम ही मुझे अच्छा सा रास्ता दिखाओ इस जुल्म को रोकने के लिए। इस तरह से बहुत देर तक उस मूर्ति के सामने बैठकर रिचुअल्स करते रहता है। तभी उस मूर्ति के अंदर वो करियनकुटी के देवता आते हैं। वो देवता कहने लगते हैं कि माया मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। वो देवता माया को एक रिचुअल करने के लिए कहता है कि माया तुम एक ब्राह्मण प्रेग्नेंट औरत को वश करके अपने पास बुलाओ और एक चाकू लेकर उसके पेट को चीर दो और उसके अंदर जो बच्चा होता है वो निकाल दो और उसके पेट के ऊपर पत्तों का पीसा हुआ पेस्ट लगा दो। वो प्रेग्नेंट औरत नॉर्मल हो जाएगी, वापस अपने घर भी लौट चली जाएगी। उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। दूसरे दिन वो औरत मर जाएगी। जिस बच्चे का खून तुमने हासिल किया कुछ पत्तों में मिलाकर तुम उस पेस्ट को अपने कानों के पास लगाओ। उसके बाद तुम जो रूप चाहो वो पालोगे, जानवर का, पक्षी का, कुछ भी। दोबारा तुम अपने असली रूप में आने के लिए अपने ऊपर हल्दी का पानी छिड़क लो। इस तरह से एक पूरा मेथड बताने लगता है। इसी का नाम होता है ओडी विद्या। तो माया उसी तरह से एक प्रेग्नेंट औरत को वशीकरण करने के बाद उसी रात वो औरत माया के पास आती है। सो माया वही रिचुअल करने लगता है जो उस करियनकुटी देवता ने कहा था। उसके बाद जब माया किसी जगह पर बैठा रहता है तो उसी जगह पर माया को एक लड़की नजर आती है जो पहाड़ी से नीचे जंप लगाने वाली होती है। लड़की के पास जाकर कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से नीचे कूदोगी तो नहीं मरोगी, बस छोटे मोटे जख्म आएंगे, लेकिन नीचे खूंखार जानवर है वो तुम्हें जरूर खा जाएंगे। वो मौत तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगी, वापस आ जाओ। वो लड़की कहने लगती है कि एक्चुअली मेरा गांव इस पहाड़ी के नीचे है। जमींदार की बीवी के गहने चोरी होने की वजह से जमींदार के लोग हमारे गांव पर आकर हमारे लोगों को मारा पीटा। उसमें मेरे पिताजी मर गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, तो अब मैं जीकर क्या करूं। इस लड़की का नाम होता है चिन्नू। माया अपने बारे में चिन्नू को बताने लगता है कि इसके साथ क्या बीती, और ये भी कहने लगता है कि मैं एक जरूरी काम पर लगा हूँ। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो वो चिन्नू भी इसके लिए हाँ कह देती है। बाद में ये दोनों उसी जंगल के किसी इलाके में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। माया को ये बात पता चलती है कि आज रात वो जमींदार किसी औरत के पास जाने वाला है। उसके बाद माया उस मूर्ति के पास जाकर पूजा वगैरह करके कुछ शक्तियाँ हासिल करता है और उसी शक्ति की मदद से माया एक भैंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब भैंस का रूप लेता है। वो जमींदार को ढूंढते हुए उसके पास जाकर उसको मार देता है। उसके बाद माया चिन्नू के पास आता है और चिन्नू को ऑलरेडी बता चुका होता है कि जब भैंस तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसके ऊपर हल्दी का पानी डाल दो। तो ऐसे ही करने पर माया दोबारा अपनी असली शक्ल में आता है। इस काम के बाद चिन्नू को माया पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों कांड करने लगते हैं। ये दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन चिन्नू माया से एक विश मांगने लगती है कि माया, जिस जमींदार ने मेरे पिताजी को मारा क्या तुम उसको भी मार दोगे? माया कहने लगता है हाँ मैं कर दूंगा चिन्नू, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मतलब वो पूजा अमावस्या की रात को ही करना होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद माया दोबारा वही ओडी विद्या करने लगता है। इस प्रोसेस में दोबारा एक ब्राह्मण प्रेग्नेंट औरत को अपने वश में कर उसके अपने पास बुलाकर उसका फीटस निकाल लेता है। ये सारी चीजें चिन्नू चुप चुप के देखती रहती है। सुबह होने के बाद चिन्नू माया को एक खुशखबरी सुनाने लगती है कि ये माँ बनने वाली है। माया भी कहने लगता है कि आज रात मैं भी तुमको एक तोहफा देने वाला हूँ। चिन्नू माया को अपने गांव पर ले जाकर उस जमींदार को दिखाने लगती है।
उसे ही मारने के लिए। रात होने के बाद माया एक गाय का रूप लेकर उस जमींदार को मार देता है। बाद में चिन्नू के पास आने पर चिन्नू बहुत खुश होने लगती है। उसके बाद चिन्नू माया को एक सच्चाई बताने लगती है कि एक्चुअली चिन्नू ने ही उस जमींदार के बीवी के जेवर को चुराया था। मतलब उनके घर में काम करने के लिए गई थी। उस जेवर को देखकर इसको इच्छा होने लगी, ये भी एक लड़की है तो अपने गले में पहनकर वो ऐसे ही आ गई। जमींदार के लोग चिन्नू के फादर को मार दिया। चिन्नू कब का वहाँ से भाग चुकी होती है। ये सच सुनने के बाद माया के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगता है कि ये तुमने मेरे हाथ से क्या पाप करवा दिया। मैंने ये विद्या लोगों की हक के लिए हासिल किया, लेकिन तुमने तो मुझे पाप में डाल दिया। अब मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन माया चिन्नू को मार नहीं पाता क्योंकि चिन्नू के पेट में इसका बच्चा पल रहा होता है। माया अब इसी सोच में डूबा रहता है कि मैं इस पाप का कैसे पश्चाताप करूं। एक रात दोबारा उसी मूर्ति के पास जाकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया अनजाने में। मैं इस पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ, खुद को तुम्हारे पास समर्पित करूंगा। इस तरह से खुद को जलाकर मार लेता है अपने आप को। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। एक्चुअली ये वेलू उसी माया के खानदान वाला होता है। चिन्नू ने अपने बेटे को वो ओड़ी विद्या सिखाई थी, वहाँ से वो परंपरा चलती आ रही होती है। खैर दूसरी शाम वो अभी और देवी किसी जगह पर मुलाकात करके बस ऐसे प्यार भरी बातें करते रहते हैं और उसी वक्त उन दोनों को वो सुनील देखकर बहुत जेलस फील होने लगता है। सुबह में जब कलरी की क्लास खत्म हो जाती है तो वो सुनील अभी से फाइट करने लगता है, बहुत मारने पीटने लगता है। अभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सुनील इसको क्यों मार पीट रहा है। बाद में सुनील कहने लगता है कि मैं देवी से प्यार करता था पहले, लेकिन तुमने बीच में आकर देवी को मुझसे छीन लिया। ऐसा अफसोस करके सुनील वहाँ से चला जाता है। खैर सुबह होने के बाद अभी और देवी उस वाटरफॉल के पास मुलाकात करके अभी जो हुआ वो देवी को बताने लगता है। उसी वक्त पीछे से कोई बंदा आकर देवी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब उतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद भला कौन बचता है। बेचारी देवी मर जाती है, उसकी लाश भी नहीं मिलती। रात होने तक वेलू अपनी बेटी का ही इंतजार करते रहता है। इसकी बेटी घर वापस न आने की वजह से वेलू जमींदार के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जमींदार वेलू को समझाने लगता है कि वेलू तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आदमियों को ढूंढने में लगा देता हूँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। चाहे तो मैं शहर जाकर पुलिस में कंप्लेन भी कर दूंगा। दूसरी तरफ वो जमींदार अपने बेटे अभी को कमरे में बंद करके रखा होता है। अभी का फादर अभी के पास आकर इसको डांटने लगता है कि जब वो लड़की नीचे गिरी थी उसके साथ तुम ही थे। अगर ये बात तुम बाहर जाकर बताओगे तो लोग तुम पर ही शक करेंगे कि तुमने उस देवी को मारा, इसलिए कुछ दिन चुपचाप यहीं पर रहो। उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ होगा। इस तरह से अभी को घर से बाहर ही नहीं जाने देता। बाद में शायद अभी का बड़ा भाई दरवाजे को ओपन करने पर अभी बाहर जाकर देवी की तलाश करने लगता है, लेकिन देवी इसको कहीं पर भी नजर ही नहीं आती और ना ही उसकी लाश। उसी वाटरफॉल से नीचे कूदकर अभी भी मर जाता है। ये सब कुछ होने के बाद वेलू उस सुनील के पास जाकर यही बात पूछने लगता है, अगर तुमको कुछ पता है तो प्लीज मुझे कुछ बताओ। अब सुनील तो ऑलरेडी देवी से प्यार करता था। एक सच बताने लगता है, देवी को धक्का देने वाला सुनील का फादर वासु ही था। मतलब कल रात वासु फुल दारू पीकर इसी के बारे में बड़बड़ा रहा था कि मैंने एक धक्का देकर उस लड़की को नीचे गिराकर मार दिया। उसके बाद क्या था, वेलू उस वासु के पास जाकर बहुत मारने पीटने लगता है। अपने कलरी की मदद से इसको पैरालाइज करके पूछने लगता है कि बताओ तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। वासु कहने लगता है कि जमींदार ने ही देवी को मारने के लिए कहा। यह सुनने के बाद वेलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वेलू उस जमींदार को मारने के लिए अपने पूर्वजों की विद्या वही उड़ी विद्या को करने लगता है। वेलू भैंस की शक्ल लेकर उस जमींदार को मार ही देता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।